नमस्कार दोस्तों, ममता बनर्जी ने किया सुप्रीम कोर्ट जाने का ऐलान। यहाँ तक कि नहीं, ममता बनर्जी ने ऐलान किया कि जरूरत पड़ी तो अंतर्राष्ट्रीय कोर्ट यानी दुनिया की सबसे बड़ी अदालत में चुनावी नतीजों को चुनौती देंगी। बता दे, पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव 2026 के नतीजों के बाद राज्य में एक बड़ी राजनीतिक और कानूनी जंग छिड़ गई है। ममता बनर्जी ने चुनाव परिणामों को अनैतिक और धांधलीपूर्ण बताते हुए सुप्रीम कोर्ट जाने का औपचारिक ऐलान कर दिया है। ममता बनर्जी ने चुनाव परिणामों को लेकर ईवीएम में छेड़छाड़ और हिंसा के जरिए जनादेश चुराने का आरोप लगाया है। ममता बनर्जी का दावा है कि भाजपा को कम से कम 100 सीटों पर धांधली करके जिताया गया है। उन्होंने ईवीएम की पारदर्शिता पर भी सवाल खड़े किए हैं। टीएमसी सुप्रीमो का कहना है कि उनकी लड़ाई भाजपा से नहीं बल्कि चुनाव आयोग से थी। उन्होंने आरोप लगाया कि चुनाव आयोग की मदद से ही जनादेश को लूट लिया गया है। ममता बनर्जी और तृणमूल कांग्रेस का आरोप है कि चुनाव में बड़े पैमाने पर अनियमितताएं हुई। ममता बनर्जी ने चुनाव आयोग पर भाजपा के साथ मिलकर काम करने का आरोप लगाया। अब इस मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट का रुख करेंगी ममता बनर्जी। खबर के मुताबिक खुद ममता बनर्जी और पूर्व स्वास्थ्य राज्य मंत्री चंद्रिमा भट्टाचार्य, जो इस बार चुनाव हार गयीं, उन्होंने संकेत दिया है कि वे कोर्ट में इस जनादेश के खिलाफ कानूनी लड़ाई लड़ेंगी। बुधवार को कालीघाट स्थित तृणमूल कांग्रेस की एक बड़ी बैठक हुई थी। इसी बैठक में ममता बनर्जी के नेतृत्व में तृणमूल कांग्रेस के नेताओं सहित ममता बनर्जी ने पश्चिम बंगाल चुनाव परिणाम के खिलाफ कानूनी लड़ाई लड़ने का फैसला लिया। खबरों के मुताबिक इस बैठक में ममता बनर्जी ने भारतीय जनता पार्टी और चुनाव आयोग पर भी गंभीर आरोप लगाए। आरोप लगाते हुए कहा कि चुनाव प्रक्रिया निष्पक्ष नहीं रही और कई स्तरों पर गड़बड़ी की गई। टीएमसी नेताओं के मुताबिक पार्टी जल्द ही सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर चुनाव नतीजों की न्यायिक समीक्षा की मांग करेगी। इसके साथ ही ममता बनर्जी ने भी ऐलान किया कि अगर जरूरत पड़ी तो हम इसे अंतर्राष्ट्रीय कोर्ट में चुनौती देंगे। हालांकि इस बैठक में सुप्रीम कोर्ट जाने के फैसले से पहले ममता बनर्जी ने एक बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की थी, जिसमें चुनाव आयोग और भारतीय जनता पार्टी पर गंभीर आरोप लगाए थे। साथ ही इसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में ममता बनर्जी ने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देने से इनकार कर दिया था। ममता बनर्जी के इस इनकार के बाद कई चर्चाएं होने लगी। हालांकि आज 7 तारीख को पश्चिम बंगाल के राज्यपाल ने इस पर बड़ा फैसला लिया, क्योंकि पश्चिम बंगाल विधानसभा का कार्यकाल 7 मई 2026 तक था। इसलिए कहा जा रहा था कि 7 मई मध्य रात्रि को अपने आप विधानसभा भंग हो जाएगा। हालांकि उससे पहले ही पश्चिम बंगाल के राज्यपाल RN रवि ने बड़ा आदेश जारी कर दिया। पश्चिम बंगाल के राज्यपाल ने पश्चिम बंगाल विधानसभा को भंग करने का आज आदेश जारी कर दिया। यह पत्र देख सकते हैं, जिसमें कहा गया कि भारत के संविधान के अनुच्छेद 174 के खंड 2 के उपखंड ख के तहत राज्यपाल को प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए पश्चिम बंगाल के माननीय राज्यपाल श्री RN रवि ने 7 मई 2026 से पश्चिम बंगाल विधानसभा को भंग करने का आदेश जारी किया है। यह आदेश भारत के संविधान के अनुच्छेद 174(2) ख में निहित संवैधानिक प्रावधानों के अनुसार लागू हो गया है। तो इसका सीधा सा मतलब यह है कि अब बंगाल में कोई भी सरकार नहीं है। अब राज्यपाल के विधानसभा भंग करते ही सारे मंत्री पूर्व मंत्री हो गए। इस आदेश के बाद ही ममता बनर्जी भी मुख्यमंत्री से अब पूर्व मुख्यमंत्री हो गयी। हालांकि ममता बनर्जी ने अभी तक अपने आधिकारिक सोशल मीडिया हैंडल फेसबुक और एक्स के अकाउंट्स के बायो से चीफ मिनिस्टर नहीं हटाया है। आप देख सकते हैं, यह ममता बनर्जी का आधिकारिक फेसबुक अकाउंट है, जिसमें फाउंडर चेयरपर्सन AITMC ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर ऑफ वेस्ट बंगाल लिखा हुआ है। वहीं आधिकारिक ट्विटर हैंडल पर भी फाउंडर चेयरपर्सन ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर वेस्ट बंगाल अभी भी लिखा हुआ है।
है। बहरहाल पश्चिम बंगाल के राज्यपाल RN रवि ने 7 मई 2026 को पश्चिम बंगाल विधानसभा को भंग करने का आदेश जारी कर दिया है। हालांकि ममता बनर्जी ने पश्चिम बंगाल चुनावी नतीजों को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देने का जो ऐलान किया है, उसे बंगाल में चुनाव के बाद नई राजनीतिक जंग की शुरुआत माना जा रहा है। हालांकि यह बंगाल की राजनीति में एक ऐतिहासिक मोड़ है, जहां सत्ता का संघर्ष अब सड़कों से निकलकर देश की सबसे बड़ी अदालत और संवैधानिक गलियारों तक पहुंचने की संभावना है। हालांकि ममता बनर्जी के सुप्रीम कोर्ट जाने के ऐलान के बाद से ही सबकी नजरें अब इस बात पर टिकी हैं कि क्या अदालत चुनाव परिणामों या इलेक्शन कमीशन की कार्यप्रणाली पर, जैसा कि ममता बनर्जी और तृणमूल कांग्रेस की तरफ से आरोप लगाए गए, उन कथित आरोपों पर क्या सुप्रीम कोर्ट कड़ा रुख अपनाती है, यह देखना दिलचस्प होगा। बहरहाल आगे बढ़ते हुए आपको बता दें, आज उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ममता बनर्जी से मुलाकात करने पश्चिम बंगाल उनके आवास पर पहुंचे थे। वहां पर अखिलेश यादव ने ममता बनर्जी से मुलाकात की। इस मुलाकात को सिर्फ औपचारिक रूप से नहीं देखा जा रहा है, बल्कि इसके पीछे एक साफ संदेश के रूप में भी देखा जा रहा है कि हार के बाद भी विपक्ष एकजुट खड़ा है। आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं, ममता बनर्जी के काली घाट स्थित घर पर जब उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव पहुंचे तो सबसे पहले उनकी मुलाकात ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक बनर्जी से हुई। यह मुलाकात का पल थोड़ा भावुक भी दिखा। अखिलेश ने अभिषेक को गले भी लगाया और दिलासा भी देते हुए नजर आए। अखिलेश यादव ने ममता बनर्जी को बकायदा शॉल ओढ़ाकर उनका अभिवादन किया। इस औपचारिक मुलाकात के बाद अखिलेश यादव मीडिया से मुखातिब हुए। मीडिया से बातचीत करते हुए अखिलेश ने भाजपा के खिलाफ ममता बनर्जी का पुरजोर समर्थन किया। अखिलेश यादव ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी की आंखों में दीदी ममता बनर्जी खटकती हैं, इसलिए क्योंकि वो आधी आबादी का प्रतिनिधित्व करती हैं। अखिलेश यादव ने भारतीय जनता पार्टी को सामंती और पुरुषवादी सोच वाली पार्टी बताया। अखिलेश यादव ने आरोप लगाया कि भाजपा ने लोकतंत्र और चुनावी प्रक्रिया को गंभीर नुकसान पहुंचाया है। उन्होंने कहा कि चुनाव कराने वाली संस्थाएं अपनी विश्वसनीयता खो चुकी हैं। साथ ही अखिलेश ने दावा किया कि बंगाल में लोगों ने अपनी इच्छा से नहीं बल्कि दबाव में वोट डाले हैं। उत्तर प्रदेश में हुए उपचुनाव का जिक्र करते हुए अखिलेश यादव ने कहा कि वहां भी फोर्स लगाकर लोगों को वोट डालने से रोका गया था। अब बंगाल में भी वही ट्रायल दोहराया गया। ईमानदारी से इलेक्शन जब हुआ, इलेक्शन कमीशन ने जब इलेक्शन कराया तो वो जीती। और इस बार जो मल्टी लेयर माफियागिरी हुई है इलेक्शन में, कोई कभी सोच नहीं सकता था कि इस तरह की बेईमानी भारतीय जनता पार्टी, इलेक्शन कमीशन, उनके संगी साथी, खुफिया लोग, अंडरग्राउंड लोग मिलकर के इस तरह का चुनाव करेंगे। ये तो पूरे इलेक्शन की प्रक्रिया ही बदल दी इन्होंने। और अब तो ऐसा है, बीजेपी की सरकार में इलेक्शन कमीशन से मिलकर के पहले आपको रिजल्ट मिल जाएगा, सर्टिफिकेट मिल जाएगा, उसके बाद काउंटिंग होगी, उसके बाद वोट पड़ेंगे, उसके बाद वोटर लिस्ट ठीक की जाएगी। पूरा चुनाव ही अलग कर दिया इन्होंने, पूरी चुनाव की प्रक्रिया ही बदल दी इन्होंने। और आदरणीय दीदी इनकी आंखों में खटकती हैं। आदरणीय दीदी संघर्ष करने वाली हैं, वो निराश होने वाली नहीं है। बीजेपी की आंखों में इसलिए खटकती हैं क्योंकि वो आधी आबादी का प्रतिनिधित्व करती हैं। और भारतीय जनता पार्टी के लोग जो पुरुषवादी हैं, सामंतवादी हैं, कभी नारी को बढ़ते हुए नहीं देख सकते। इन्होंने नारी को मुख्यमंत्री नहीं बनने दिया। राजस्थान में जो पहले मुख्यमंत्री की दावेदार थी, मुख्यमंत्री रही, और देश में केवल एक मुख्यमंत्री आधी अधूरी बनाई, जिनके पास कोई पावर नहीं है। इसलिए हम इस लड़ाई में आदरणीय दीदी के साथ हैं, क्योंकि लोकतंत्र को बचाना है, संविधान को बचाना है। अगर हमारे वोट के अधिकार को ही छीन लेंगे तो फिर क्या लोकतंत्र बचा? इतनी डेमोक्रेसी को किसी ने डिस्ट्रॉय नहीं किया हुआ जितना भारतीय जनता पार्टी ने किया है।
अखिलेश यादव ने भारतीय जनता पार्टी पर महिला विरोधी होने का आरोप लगाते हुए कहा कि भाजपा महिलाओं को आगे बढ़ने नहीं देखना चाहती, इसलिए ममता बनर्जी उनकी आंखों में खटकती हैं। भाजपा पर बंगाल में जहर भरी और नकारात्मक राजनीति करने का आरोप भी लगाया और आरोप लगाया कि अधिकारियों को चुनाव जिताने के बदले लाभ के पद का भी लालच दिया गया। इस मुलाकात में अखिलेश यादव ने ढांढस भी बंधाया। ढांढस बताते हुए अखिलेश यादव ने ममता बनर्जी से कहा कि दीदी आप हारी नहीं हैं। अखिलेश ने कहा कि ममता बनर्जी हारी नहीं है, उन्हें चुनाव हराया गया है। वोट काउंटिंग पर भी सवाल उठाते हुए अखिलेश यादव ने कहा कि कृपया काउंटिंग स्थल का सीसीटीवी फुटेज दिखाएं। सवाल पूछते हुए कहा कि फुटेज क्यों नहीं दिखाए गए? अगर आप इसे लोगों को नहीं दिखाना चाहते तो प्रेस मीडिया को दिखाएं और हमें बुलाएं। अगर सुप्रीम कोर्ट की कार्रवाई लाइव दिखाई जा सकती है तो चुनाव की गिनती क्यों नहीं?